करेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दिया है और ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए और ये कह दिया कि शराब माफिया के साथ तेजस्वी यादव के सांठगांठ है। और इस पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है कि शराब माफिया की पहुंच सीएम हाउस तक है। आखिर क्यों गरमाई है बिहार में शराबबंदी पर सियासत, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों और अत्याचार के दोषी सरकार। शराबबंदी में कोई दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा है। चुनावी साल में बिहार में शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। लाल पानी पर हो रही राजनीति को लेकर पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लाल पीले हो रहे हैं। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहकर राजनीति को गरमा देते हैं कि बिहार में झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित और अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। तेजस्वी के इस आरोप पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह ने पलटवार किया और उल्टे शराब माफिया के साथ तेजस्वी के सांठगांठ के गंभीर आरोप लगा दिए। शराबबंदी में कोई दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा है। शराबबंदी की वकालत वो इसलिए करते हैं कि शराब वाले लोगों से उनकी सांठगांठ है और वो उनको फाइनेंस करते हैं। नीतीश सरकार पर शराबबंदी को लेकर टिप्पणी करने पर जेडीयू के नेता तेजस्वी पर चौतरफा हमले कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ये आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को चंदा शराब माफिया देते हैं। शराब वाले लोग आरजेडी को फाइनेंस कर रहे हैं, जिससे आरजेडी मालामाल हो रही है। ललन सिंह ने ये जवाब तेजस्वी के उस आरोप पर लगाए जिसमें उन्होंने कहा था कि शराबबंदी की आड़ में अधिकारी अवैध कमाई कर रहे हैं। इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में शराबबंदी के ब्लैक मार्केट से पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की गई है। आरजेडी के प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर ये पलटवार कर रहे हैं कि शराब माफिया की सांठगांठ तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास से है। जेडीयू के कई नेता शराब तस्करी में पकड़े गए, जिन्हें अधिकारियों की मदद से छुड़ाया गया। ललन सिंह आए, ललन सिंह को बताना चाहिए कि हरनौत में कौन था जदयू का प्रखंड अध्यक्ष, जो बड़े खेप पकड़े गए थे, उसके चलते आपने एक्साइज सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर करवा दिया। यहां पर आपको अस्थामा में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बड़े शराब के खेप के साथ पकड़े जाते हैं, कौन छोड़ाता है? अधिकारी को कौन ट्रांसफर करता है? विपक्ष और सत्तारूढ़ दल शराबबंदी पर आमने सामने हैं, एक दूसरे पर शराब माफिया के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितनी राजनीति। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजनीतिक दलों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जेडीयू ने भीम संवाद का आयोजन किया तो बीजेपी ने पटना में जय भीम पदयात्रा निकाली। हालांकि अब इस पर सियासत हो रही है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों के लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा दलितों को साधने के लिए हर राजनीतिक दल इस बार बढ़ चढ़कर बाबा साहेब की जयंती मना रहा है। पटना के बापू सभागार में जेडीयू ने भीम संवाद का आयोजन किया। संविधान निर्माण और समाज के उत्थान पर चर्चा के दौरान जेडीयू नेताओं ने ये दावा किया कि दलितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे ज्यादा काम हुआ। हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को
हम लोग उनका नमन करते रहेंगे और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग तो उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय। एक ओर जेडीयू का भीम संवाद कार्यक्रम तो दूसरी ओर बीजेपी की जय भीम पद यात्रा की चर्चा खूब हुई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी ने पटना गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक जय भीम पद यात्रा निकाली, जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। समाज के सर्व वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी है, हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। उनका जो योगदान संविधान से लेकर देश के लिए चिंता करने का रहा है, हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बाबा साहेब की जयंती पर जमकर सियासत भी हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमेशा से अपमानित ही किया है, चुनाव में हराया और उन्हें प्रताड़ित किया। भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, अंबेडकर जी को इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया कि उनको नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हर राजनीतिक दल ये दावा कर रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। ऐसे में ये तो चुनाव में ही तय होगा कि दलित समाज के लोग किसके दावे पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहीं पीएम मोदी और आरएसएस पर विवादित बयान देकर कन्हैया कुमार अब फंस गए हैं। बीजेपी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। बीजेपी ने कन्हैया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीएम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित बयान देकर कन्हैया कुमार फंस गए हैं। कन्हैया ने एक इंटरव्यू में आरएसएस को आतंकवादी बताया था। अब इस बयान पर पटना में बीजेपी की लीगल सेल ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर में ये आरोप लगाया कि कन्हैया कुमार ने एक इंटरव्यू में पीएम और आरएसएस के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुझे पूरी उम्मीद है कानून अपना काम करेगी और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का अपमान करता हो, जो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर गाली देता हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि कन्हैया बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे जनता की भावनाएं आहत होती हैं। वहीं कन्हैया पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कन्हैया के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना एक राजनीतिक विद्वेष के अलावे और कुछ नहीं। तो पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर इस तरह का रिपोर्ट दर्ज करने जाए। उन्होंने कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मर्यादा भूल करके, मर्यादाहीन भाषा इस्तेमाल करके जिस तरह से विपक्षी दलों को टारगेट करते हैं, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के संबंध में अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये सर्वविदित है। और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मर्यादाहीन भाषाओं पर, अपने मर्यादाहीन आचरण पर एक शब्द नहीं कह पाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी किया है, ओछी शब्दों का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि पूरे मामले पर पटना पुलिस की नजर है और पटना पुलिस पूरे मामले को जांच पड़ताल कर संदर्भित कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लोगों को याद है कि कन्हैया कुमार का देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध रहा है। कन्हैया का इतिहास रहा है कि वह देश को अपमानित करने का काम करता रहा है। कांग्रेस ऐसे ही उदंड नेता को लोगों को प्रश्रय देती है जिसका कोई जनाधार नहीं रहता। कन्हैया उसी में से एक है।
कांग्रेस नेता कन्हैया का ये विवादित बयान पहला नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन आईएसएस से की थी। कन्हैया के इस बयान को लेकर काफी हंगामा मचा था। अब पीएम मोदी और आरएसएस पर विवादित बयान देकर कन्हैया कुमार कानूनी पेंच में फंस चुके हैं। लगातार विवादित बयानों को लेकर कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। सासाराम में कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार ने कहा है कि कांग्रेस बिहार की सभी 243 सीट के लिए तैयारी कर रही है। पार्टी आलाकमान और गठबंधन के शीर्ष नेता जब बैठकर निर्णय कर लेंगे कि कौन कौन सीट पर किस किस दल के उम्मीदवार चुनाव में लड़ेंगे, तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। तैयारी 243 पर है। हमारे जो मतलब हमारा लीडरशिप जो टीम है वो तय करेगा कांग्रेस कितना सीट पर लड़ेगा, लेफ्ट कितना पर लड़ेगा, आरजेडी कितना पर लड़ेगा, मुकेश साहनी जी कितना पर लड़ेंगे, और कुछ हो सकता है नया पार्टी है वो उनका तय मतलब टीम तय करेगा। लेकिन हमारी तैयारी तो 200। और अब बात बिहार के मौसम के मिजाज को लेकर करेंगे। बारिश, आंधी और तूफान बिहार में कहर बरपा रहा है। कई जिलों में आंधी और बारिश से तबाही है। ठनका गिरने से लोगों की जान तक जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में आंधी, तूफान और बेमौसम बारिश का कहर जारी है। कई जिले में बारिश और आंधी ने कोहराम मचाया है। सीवान में तेज आंधी और तूफान में दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। तेज आंधी में एक विशाल पेड़ घर पर गिर गया। आने में 11 बजे, 11:30 बजे आने में कैसे मरवा बा देवलिया पर एक तरह दिवाली घर बा गानिया में गिरल देवलिया जगा गई। बेतिया में अचानक मौसम बदल गया। जिले के कई इलाकों में तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की तैयार फसल और आम का मंजर ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गया है। वहीं तेज तूफान और बारिश के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया है। भागलपुर में बारिश से भोलानाथ फ्लाईओवर के पास जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सड़क का नजारा नदी सा नजर आ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नाले के ऊपर बने स्लैब से होकर आना जाना कर रहे हैं। जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के दावे भी यहाँ खोखले नजर आ रहे हैं। आंधी और बारिश ने बेगूसराय में भी जमकर कहर बरपाया है। आंधी और बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। खासकर समूहों के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 2000 बीघा में लगी मक्के की फसल तबाह हो गई है। अकबरपुर बराड़ी पंचायत में लगभग 2000 बीघा जमीन। ये स्थिति है जैसे लगता है कि जो कोई खेत बाव करते हैं तो उसको चौकी से उस टाइप से सारा फसल बर्बाद हो गया है। लाख नहीं करोड़ों की लागत लगी और पकी हुई फसल, यानी कटनी शुरू हो रही थी और दमाई भी शुरू हो रही थी। कटनी काट के बोझा जो बांधा गया वह भी खेत में ही रह गया। जहानाबाद में आंधी बारिश के चलते एक युवक की पेड़ के नीचे दबकर मौत हो गई। तेज आंधी के चलते ताड़ का पेड़ युवक पर गिर गया और युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गोपालगंज में आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। ठनका गिरने से एक किसान की मौत हो गई। गोपालगंज बेतिया हाईवे पर कई जगह पेड़ गिरने से यातायात घंटों बाधित रहा। बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। न्यूज 18 के लिए सिवान से संवाददाता मृत्युंजय सिंह, बेतिया से मुन्ना राज, भागलपुर से आशीष रंजन, बेगूसराय से संतोष कुमार, जहानाबाद से राजीव रंजन विमल और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।